Assalamu alaikum. I'm Irtaza and welcome back to your physics class in tutorial.pk. And today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, gravitation. Okay, so let's start. Do you remember that we studied about the freely falling bodies in the chapter number 2, in which we observed कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा हो तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को अटेन कर लेता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उन तमाम प्लैनेट्स की रेवोल्यूशन में ग्रेविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हमने गैलीलियो की वर्किंग में भी देखा कि हाउ ही डन एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। बट फिजिक्स में जो नाम गैलीलियो से भी ज़्यादा फेमस हुआ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में वो सर आइजैक न्यूटन का है। और वो एक बड़ी फेमस स्टोरी सुन रखी होगी आपने कि इन 1665 न्यूटन एक सेब के दरख्त के नीचे बड़ी गहरी सोच में मसरूफ़ थे कि अचानक से एक सेब ज़मीन पर आकर गिरा और उस सेब का गिरना था कि सारे क्वेश्चंस जिनकी रिसर्च न्यूटन कर रहा था उनको उनका आंसर मिल गया। एंड ना सिर्फ वहाँ से उस एप्पल के गिरने का कॉज समझ आया बल्कि वहाँ से और बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, लाइक वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन एंड मून अराउंड द अर्थ। आप इसका भी बैकग्राउंड देख चुके हैं कि ये मिस्ट्री जस्ट एक एप्पल के गिरने से सॉल्व नहीं हुई बल्कि इससे पहले भी काफ़ी साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर चुके थे, जिसमें एक बड़ा नाम गैलीलियो का भी है। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, सो इट मीन्स दैट मोर इज द मास लेसर विल बी द एक्सेलरेशन एंड वाइस वर्सा। और अब बस एक सवाल रह गया था कि इस अमाउंट ऑफ फोर्स की क्वांटिटी को एग्जैक्टली कैसे मेजर किया जाए। और हमें यह बात मानना होगी कि न्यूटन को इस सेब के गिरने से एक फाउंडेशन तो मिल गई थी और यह चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई थी कि यही सेम कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पर डिफरेंट प्लैनेट्स की मूवमेंट अराउंड द सन हो रही है। न्यूटन ने उस टाइम एक लॉ एक्सप्लेन किया दैट ही सेड कि इस पूरे यूनिवर्स की हर बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रही है और न्यूटन ने उस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। एंड हिज फेमस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटेड दैट every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers. आइए अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन बताता हूँ। अच्छा, हमने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट देखी तो हमने कहा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। अब वो मैसेज क्या हैं? वो उन दो ऑब्जेक्ट के मैसेज हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास m1 और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास m2 और इन दोनों के सेंटर से जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है उसको हम लोग d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो m1 है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वेयर एज m2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैं इसके साथ माइनस साइन लगाऊंगा। अब आप इसको देखें, जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो ये बता रही थी कि जो फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, यानी कि m1 और m2 के मैसेज के, और मैं इसको 1 से लेबल कर देता हूँ। वेयर एज सेकेंड स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि जो फोर्सेज हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड हैं टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली के लिए हम फ्रैक्शन में चीज़ लिखते हैं। अब अगर मैं 1 और 2 को कंबाइन करूँ तो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट इस तरह बनती है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और आपको ये बात पता है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं और इस केस में जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो है कैपिटल G, यानी कि F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। और हमारे पास ये फाइनल स्टेटमेंट है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। इसमें जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो कि इक्वल है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और इसके यूनिट्स हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखें, अभी जब हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फाइनल फॉर्म डिराइव की तो मैंने बताया कि जो वैल्यू ऑफ G यानी कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 जो है वो काफ़ी स्मॉल है। इसके स्मॉल होने की वजह से जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत मिनिमम होती है जिसको हम लोग तो फील ही नहीं कर सकते। देखें, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना ये मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आपको ये भी पता है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और इसी वजह से अर्थ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम उस बॉडी का वेट भी कहते हैं।
एंड दैट्स ऑल अबाउट द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप कि अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अब हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के।